नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास दे, मेमोरी ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर कंसल्टेंट। आज का जो टॉपिक है वो है आपको कैसे एश्योर्ड गवर्नमेंट जॉब मिले। गवर्नमेंट जॉब मिलना सबका एक ड्रीम होता है। ड्रीम तो सबका रहता है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमें एक हाई पेड, सेफ एंड सिक्योर जॉब मिले। आज का दिन में एक्सेप्ट कुछ हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल जॉब्स को छोड़ के जो हाईली पेड, सेफ एंड सिक्योर जॉब वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही मिलता है। तो आज देखेंगे कैसे हम सिक्योर करें कि आपको भी एक ऐसे जॉब 100% मिले। यस, 100%। हम ये पॉलिसीज़ आपको बताएंगे, वो प्रोसेस आपको बताएंगे जिस प्रोसेस से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी 100% एक गवर्नमेंट जॉब का एक वैकेंसी आपके लिए तो रहेगा ही रहेगा। आपका नाम का एक वैकेंसी कहीं किसी ना किसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 100% लिखा हुआ। ये आप लिख लीजिए। 2018-19 का जो हायर एजुकेशन काउंसिल का जो रिपोर्ट है, उसका रिपोर्ट का अनुसार सिर्फ 1 करोड़ ग्रेजुएट पास आउट होकर निकला है 2019 में। आप सोचिए, हर साल ऐसे 1 करोड़ पास आउट होकर निकल रहे हैं, जिसमें से केवल मात्र 1 लाख ही वैकेंसीज है। वो भी सब मिला के ग्रुप डी से लेकर के आईएएस लेवल तक सभी लेवल में टोटल वैकेंसीज 1 लाख। और टोटल जो कंप्लीटर कितना है, हर साल 1 करोड़। ये 1 करोड़ केवल 2019 के मैंने बताया। जैसे एक कोई ग्रेजुएट होता है और उसका जो एज लिमिट रहता है लगभग 30 to 32 ईयर्स, तो लगभग 10 ईयर्स का स्पैन जो है, तो मान लीजिए 10 करोड़ लोग हैं जो जॉब वैकेंसीज के लिए compete कर रहे हैं इस बार। तो इस 10 करोड़ में से आप एक है। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो आपको मिलेगा। तो इस सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वजह है कि लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा है। हाँ, मिल तो पा रहा है, कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिल पा रहा है। उनमें ऐसे क्या है जिसके वजह से उनको एक सेफ एंड सिक्योर हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है और आपको नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर जानेंगे कैसे वो प्रॉब्लम्स हम दूर करें। उस प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए तो उसको कैसे आप फेस करेंगे, उस प्रॉब्लम को क्रॉस करके आप कैसे बनेंगे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल। यस, तो देखते हैं एक एक करके क्या वो सारे स्टेयर्स है जिसका थ्रू आप सक्सेस का पीक में पहुंचेंगे और आपको मिल पाएगा एक गवर्नमेंट जॉब। यस, तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब पाना है तो जिन पॉइंट्स को आपको जानना जरूरी है, ऐसे 5 पॉइंट्स मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने इस 5 पॉइंट पर अगर गौर किया, इसको अगर आपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया, तो आपको एक जॉब 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1, वो है स्कोप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन एग्जाम कंडक्ट करता है, कैसे एग्जाम देना है, ये सारे डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। देखिए, इंफॉर्मेशन सक्सेस का पहली सीढ़ी है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा तो आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कौन कौन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए गेजेटेड एंड ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट। इन पोस्ट के लिए जो ऑफिसर्स ग्रेड का जो रिक्रूटमेंट होता है, गेजेटेड ऑफिसर्स ग्रेड का जो रिक्रूटमेंट होता है, वो करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल भर कई सारे एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इनमें से सबसे जो पॉपुलर एग्जाम है वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि जिस एग्जामिनेशन के तहत आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईएफएस, आईआरएस, ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम का तहत बनता है। हर साल लगभग 1000 वैकेंसीज होते हैं इसमें। ये जो होता है टफ कैटेगरी का जॉब है इंडिया का।
तो ये एग्ज़ाम कब है, कैसे है, इसके लिए एक एग्ज़ाम कैलेंडर हर साल पब्लिश करती है यूपीएससी। मैं इसका लिंक नीचे दे दिया, आप यूपीएससी का जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, और स्क्रीन पे तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी का जो कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज है, जैसे कि कंबाइंड मेडिकल सर्विस हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, जियोलॉजिकल सर्विस हो गया, डिफेंस के लिए है कंबाइंड डिफेंस सर्विस जो है, सीडीएस, एनडीए, टेक्निकल एंट्री, ग्रेजुएट एंट्री, यूनिवर्सिटी एंट्री, ऐसे बहुत सारे ग्रुप ए एंड ग्रुप बी गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए एंट्री का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं यूपीएससी। नेक्स्ट है ग्रुप बी गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड, और बाकी जितने भी कैटेगरी है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सारे कैटेगरीज का जो रिक्रूटमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एजेंसी है उसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि एसएससी। एग्जाम्स जो साल भर में कंडक्ट होते हैं, जैसे कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एक ऐसे एग्जामिनेशन है जिसका थ्रू आप इंस्पेक्टर रैंक का जो जॉब आपको मिल सकता है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर लेवल का जॉब आपको मिल सकता है, या फिर बाकी जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सबऑर्डिनेट ऑफिसेस में असिस्टेंट ग्रेड का जॉब जो ग्रुप बी रैंक का होता है, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड, उसमें आपका अपॉइंटमेंट होगा। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो रहता है वो है ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, जैसे सिविल अकाउंट्स ऑफिसेस है, डिफेंस अकाउंट्स ऑफिस है, ये सारे अकाउंट्स ऑफिस में एक बहुत बड़ा एक वर्कफोर्स काम करता है जो ऑडिटर एंड अकाउंटेंट का पोस्ट पे, तो इसका भी रिक्रूटमेंट इसी का थ्रू होता है। इसका जो वैकेंसीज होते हैं लगभग आपका 15 से 20 हज़ार वैकेंसी टोटल एसएससी सीजीएल का थ्रू रहता है हर साल, डिपेंड करता है किस साल कितना वैकेंसीज क्रिएट कर रहे हैं डिपार्टमेंट। इसके अलावा जो एग्जाम है कंबाइंड एचएस लेवल एग्जामिनेशन, मेनली क्लरिकल कैडर जो एलडीसी एंड पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब रिक्रूटमेंट होता है इसका थ्रू कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है मैट्रिक लेवल जो पोस्ट है वो है ग्रुप डी पोस्ट के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए भी जो पोस्ट होता है 10+2 पास होने से आप ये दे सकते हैं। इसमें मेनली आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, ये एक अच्छी पोस्ट है। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं तो आपका क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा इंजीनियर है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा पोस्ट है, अच्छा सैलरी है और प्रमोशन स्कोप भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अगर आप हिंदी एक सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन किया तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एसआई इन दिल्ली पुलिस हो गया, और पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो एसआई रैंक का जो एंट्री होता है इसी एग्जाम का थ्रू, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा वैकेंसीज रहते हैं। और नेक्स्ट है जीडी कांस्टेबल, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। एसएससी का लास्ट ईयर का जीडी कांस्टेबल ऑफ वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए लास्ट ईयर का वैकेंसी था 60,000। तो आप समझ सकते हैं कितना भारी मात्रा में वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन केवल मात्र 10th होना चाहिए, फिर मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एसएससी का जितने भी जो एग्ज़ाम्स है, ये सारे एग्ज़ाम्स के जो कैलेंडर है आप चेक कर सकते हैं। हर साल कैलेंडर अपडेट होता है। अप्लाई आपको करना है एसएससी का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल है, उसमें लिंक आपको मैंने दे दिया, उसमें आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग रिक्रूटमेंट। बैंकिंग का जो नेशनलाइज्ड बैंक है, मेन सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट का जो एजेंसीज है उसका नाम है आईबीपीएस। तो आईबीपीएस क्या है, जितना भी नेशनलाइज्ड बैंक है इनके लिए एक बार कंबाइंड रेटिंग टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर जो कौन कौन सा बैंक में आपका चॉइस है उस हिसाब से आपको इंटरव्यू भी देना होता है। और इसके अलावा भी एसबीआई अलग से अपना बैंक में एंट्री के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, और सिमिलरली आरबीआई का भी रिक्रूटमेंट होता है ग्रुप बी ऑफिसर्स एंड अदर कैडर्स के लिए। ये आईबीपीएस, एसबीआई एंड आरबीआई, ये तीनों का जो एंट्री लेवल होता है, जैसे कि ऑफिसर्स कैडर में है, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स कैडर में है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में है, और असिस्टेंट लेवल में है, क्लरिकल लेवल में है। सभी पोस्ट के लिए हर साल हजारों वैकेंसीज निकालते हैं। इसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं एफसीआई में। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें AG3 एंड AG2 ये दोनों पोस्ट के लिए बहुत सारा वैकेंसीज हर साल निकालते हैं। नेक्स्ट है EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें भी असिस्टेंट एंड क्लरिकल पोस्ट में काफ़ी सारे वैकेंसीज हर साल निकालता है। नेक्स्ट है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए और अन्य बहुत सारे पोस्ट ऑफिसर्स कैडर एंड क्लरिकल कैडर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी हर साल निकालते हैं। इसके अलावा एक बहुत भारी मात्रा में जो वैकेंसीज हर साल रिलीज होता है, रिक्रूटमेंट ऐसा है, वो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का। तीनों का जो नॉन ऑफिसर्स कैडर है उसमें रिक्रूटमेंट जो होता है वो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, जैसे आर्मी है तो आर्मी खुद इसका रिक्रूटमेंट कंडक्ट करते हैं, एयरफोर्स का एयरफोर्स खुद करते हैं, और नेवी है तो नेवी खुद ही इसका रिक्रूटमेंट कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा न्यूज़ पे, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो गया। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट वेबसाइट्स है, हमारे वेबसाइट में भी आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं, जब भी इसका कोई वैकेंसी निकलता है तो हम इसको अपडेट करते रहते हैं। तो ये था मोटे तौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं, तो जो भारी मात्रा में रिक्रूटमेंट जहाँ पे होता है ये है। इसका अलावा भी बहुत सारे वैकेंसीज हर साल निकालते रहते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। इसके लिए आपको जो हर सप्ताह में निकलता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, वो आप चेक कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है इसमें भी आपको मिल जाएगा, या फिर एक और भी वेबसाइट्स है, प्राइवेट वेबसाइट्स है, बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट द स्कूप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, कहाँ कहाँ आपको मिलेगा और आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिपरेशन एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट। देखिए पहली जो सीरीज है उसका इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया, आप देख लिया कि यहाँ मैंने अप्लाई करना है, तो आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, प्रिपरेशन लेना होगा, तो आपको स्किल डेवलप करना होगा। तो मोटे तौर पे जो कॉमन जो थिंग्स इन सारे एग्जाम्स जो मांगा जाता है, कॉमन जो स्किल्स जो चेक किया जाता है, एक्सेप्ट यूपीएससी का कुछ रिक्वायरमेंट अलग है, यूपीएससी का छोड़ के बाकी का जो रिक्वायरमेंट है, जो कॉमन रिक्वायरमेंट है, वो देखिए मोटे तौर पे जो 4 चीज चेक करते हैं। सबसे पहले है कि बेसिक मैथमेटिक्स, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपका बेसिक मैथमेटिकल स्किल आपका 10th लेवल तक का अगर क्लियर है तो आप इसमें आराम से पास हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का जितना भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व करने का आपको स्किल डेवलप करना होगा। इसके लिए प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश का भी जो लेवल रहता है वो 10th लेवल तक ही है। इंग्लिश वोकेबुलरी, ग्रामर, कम्प्रीहेंशन, यही सब चीज़ रहते हैं। इसके लिए मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे किताब है, कुछ बुक्स का मैंने लिस्ट नीचे दे दिया मेरे इसमें, और मेरे वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हैं। बुक का लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट का बुक लिस्ट इसमें है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीके। देखिए जीके का जो कोई सिलेबस फिक्स्ड नहीं है, आप अभी तक जितने भी क्लासेस आप पढ़े हैं इसमें जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उसी में से आपसे पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो करंट अफेयर्स, डे टू डे जो अफेयर्स है कंट्री एंड वर्ल्ड का, जो डे टू डे अफेयर्स है पर जो है आपको अपडेट रहना होगा। तो ये सारी चीज़ आपको कवर करने के लिए, जैसे कि स्टैटिक्स जीके हो गया, इसके लिए आप लूसेंट का एक बहुत अच्छा किताब है लूसेंट का जीके, वो आप कवर कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, जीएस का बुक्स है, टाटा मैग्रो-हिल का है, अरिहंत का है, किरण का बुक है, किरण पब्लिशर्स का, तो ये सब बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। इन सारे बुक्स का लिस्ट मैंने दे दिया नीचे। इसके अलावा अगर आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक एनसीईआरटी का जितना भी एसएसटी एंड साइंस बुक अगर आप कवर कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगा। नेक्स्ट है रीजनिंग। किसी भी एग्जाम में रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। रीजनिंग का थ्रू ये टेस्ट किया जाता है कि आपका मेंटल एबिलिटी कितना है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना होगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप से कैसे उसको बहुत जल्दी सॉल्व करना है, इसका जो टिप्स आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे कुछ बुक्स है जिनमें से आर एस अग्रवाल, किरण प्रकाशन, अरिहंत और मार्केट में बहुत सारे बुक्स है। अच्छा, ये तो गया 4 जो बेसिक सब्जेक्ट है। अब ये जो 4 बेसिक सब्जेक्ट्स है ये हो गया कॉमन। अब जिस चीज का एग्जाम के लिए अप्लाई किया उसका प्रीवियस ईयर्स का पेपर, अब देखिए कि स्पेसिफिक जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, जिस एग्जामिनेशन के लिए आपने अप्लाई किया, उसका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहता है। तो वो जो पैटर्न है वो आपको मिल जाएगा उसका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर में। तो आपको कम से कम 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स का पेपर उसका सॉल्व करना जरूरी है, ताकि आप पैटर्न को समझ पाए। और फाइनली जो है स्किल डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस ओनली वे, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पॉसिबिलिटीज रहेगा
एग्ज़ाम में अच्छा रैंक करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन दिन का दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है आयरन डिटर्मिनेशन। ये तो जान लिया कि कौन से एग्ज़ाम में आपने अप्लाई करना है, कौन सा बुक्स पढ़ना है, पर आप देखे होंगे आपने अच्छा सा एक प्लानिंग बनाया, लेकिन 2-4 दिन आपने प्रैक्टिस भी किया, फिर आप डिमोटिवेट हो गया, आप वही अपना पुराना रूटीन में वापस आ गया। क्यों होता है कि आपका मोटिवेशन बहुत लो होता है। तो देखिए, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको इसके लिए मेहनत तो करना ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ का ज़रूरत है वो है फिक्स योर ड्रीम। अगर आपका ड्रीम आपने फिक्स किया और आप उस ड्रीम के साथ जी रहे, आप जब खुले आंखों में उस ड्रीम को, दिन का सूर्यालोक में आप उस ड्रीम को आप देख पा रहे, तो समझ लीजिए कि आप उसी के लिए जी रहे हैं। और जब आप एक बार ड्रीम के लिए जीना सीख गए होंगे तो आपको उसके पाए बिना आप जी नहीं सकते। ऐसे ही आपका डिजायर को डेवलप करना है। आपका बर्निंग डिजायर आपको अपना गोल तक पहुंचाने के लिए आपको मोटिवेटेड रखेगा। कैसे आप गोल तक पहुंचेंगे? देखिए, अगर आपको उस गोल तक पहुंचना है तो आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाना होगा। और वो प्लानिंग कैसे होगा? ऐसे नहीं कि आप छोटे छोटे प्लानिंग बनाया कि 1 साल बाद मुझे एसएससी का वो पोस्ट मिल जाएगा, फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर मैं एक गाड़ी ले लूंगा। नहीं, ऐसे प्लानिंग नहीं। प्लानिंग ये होना चाहिए कि मेरा एग्जाम है इस महीना में, इतना टाइम है, तो इतने टाइम का अंदर मेरे को ये सारी चीज कवर करना है। तो इसको कवर करने के लिए ऐसे नहीं कि ठीक है इस हफ्ता छोड़ो अगले हफ्ता करेंगे, फिर आज छोड़ो कल करेंगे। नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। आपको शॉर्ट टर्म का गोल बनाना होगा। वो गोल कैसे होगा? पहले आप गोल बनाइए मंथली गोल कि इस महीने का अंदर मैं ये चीज कवर करूंगा। फिर आप बनाइए वीकली गोल, 1 महीने का जो मेरा टारगेट है इसको पूरा करने के लिए इस हफ्ते में मैं ये चीज मैं पढ़ लूंगा, ये चीज मैं सीख लूंगा। फिर आप बनाइए डेली गोल कि इस हफ्ता में ये चीज मेरे को सीखना है, इसके लिए आज का दिन मेरे को ये काम कंप्लीट करना है। ये काम कंप्लीट करने के बाद फिर कल ये चीज कंप्लीट करना है। और देखिए, ध्यान में रखना, आप ये सारी चीज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किया, गोल सेटिंग किया, उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं ठीक है आज छोड़ो, आज का काम कल करेंगे, कल किसने देखा? कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी जिंदगी में लाने नहीं देना। अगर आप आज का काम आज खत्म किया तो आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे जो टारगेट से बड़े टारगेट बनता है। छोटे छोटे गोल को जब आप अचीव कर लेंगे तो अपने आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव हो जाएगा। तो ऐसे बोलना तो आसान है, बट मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है ना? देखिए, अगर आपका ड्रीम है, आपके अंदर बर्निंग एक डिजायर है, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि आपका बर्निंग डिजायर, आपका जो इच्छा, तीव्र इच्छा है, आपको मोटिवेटेड रखेगा। बट वो इच्छा आपका अंदर से आनी चाहिए। बाहर से आप कोई अच्छा सा वीडियो देख लिया, या फिर कोई किसी का बायोग्राफी देख लिया, या फिर किसी दोस्त को देख लिया, उसको मिल गया, नहीं, वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक काम नहीं आता है। वो जो है एक टेम्पररी मोटिवेशन है। इसलिए मोटिवेशन आपका अंदर से आना होगा। आप अगर खुद सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो सबसे अच्छा काम करेगा आपके लिए। हमारे रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आप एक बार सोच लिया, एक बार प्लानिंग कर लिया, फिर भी देखेंगे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल तो हमारा स्मार्टफोन है। हम बहुत सारे सोशल साइट से जुड़े हैं, हमारा फ्रेंड्स है, हमारा रिलेटिव्स है, हमारा अदर एक्टिविटीज़ है, हमारा अदर कमिटमेंट्स है। ये जो है सबसे बड़ा जो है ऑब्स्टेकल्स। इन ऑब्स्टेकल्स से आपको दूर रहना है। जब आप एनालिसिस करेंगे कि इसके बिना भी आप जी सकते हैं, मगर आप अपना ड्रीम के बिना जी नहीं सकते हैं। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको पाए बिना आप जी नहीं सकते हैं। अगर ये चीज आपका अंदर से आ गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चीज गाइड किया, तो आप मोटिवेटेड रहोगे। देखिए, इस दुनिया में इम्पॉसिबल करके कुछ है नहीं। अगर आपका अंदर आयरन डिटर्मिनेशन है, बर्निंग डिजायर है, तो वो कितने भी इम्पॉसिबल है उसको आप पॉसिबल बना सकते हैं। आपने रिद्धिमा सिन्हा का नाम सुने होंगे। जानते हैं क्या हुआ था उसके साथ? वो सफर कर रहे थे ट्रेन में, उसको
कुछ डकैतों ने ट्रेन से धक्का मार के फेंक दिया, जाके ट्रेन का पटरी पे गिरी, एक पैर उसका कट गया। बेचारी रात भर ट्रेन का पटरी में पड़ी रही। सुबह आके जब आरपीएफ ने उसको उठाया, हॉस्पिटल में ले गया। जिंदगी तो बच गई, पर वो सोचे ऐसे जिंदगी का क्या होगा जहां एक पैर भी नहीं है। सपना था बहुत ऊंचा, पर कैसे करेंगे। फिर सोचा कि मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसमें मेरा जान भी जा सकता था, पर आज अगर अलमाइटी गॉड ने मुझे बचाया तो जरूर इसका पीछे कोई राज होगा। उस लेडी ने हॉस्पिटल का बेड में ये तय कर लिया कि अगर मैं जिंदा रहूं तो एक एम के लिए जिंदा रहूं, और वो एम ये होगा कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना होगा। अब सोच लीजिए, जिसका एक पैर ही नहीं है उन्होंने एम बनाया एवरेस्ट चढ़ने का। और आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे, ये लेडी केवल एवरेस्ट नहीं, दुनिया का 7 कॉन्टिनेंट्स का जितने भी हाईएस्ट पीक है, ये 7 पीक में वो चढ़े हैं। 7 पीक्स, शी क्लाइम्ड ऑल द 7। तो आप इससे समझ सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बोल के इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, अगर आप में आयरन डिटर्मिनेशन है तो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ योर ब्रेन। इस दुनिया में जब हम आए हैं, हम सबको भगवान ने एक जैसा ब्रेन दे के भेजा। साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उनका जो ब्रेन का साइज, शेप एंड फंक्शन जो होता है सब में बराबर होता है, कोई फर्क नहीं होता है। डिफरेंस केवल उनका नर्चरिंग में होता है, कैसे वो पालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका आगे की एक्टिविटीज। पिछले शतक के महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने अपना ब्रेन का केवल मात्र 10% ही यूज कर पाए थे, और हम एवरेज पीपल जो है केवल मात्र 5% ही यूज कर पाते हैं। अब सोचिए, अगर हम कुछ और परसेंटेज अगर बढ़ा पाते हैं, 5 के जगह में 7 या 8% बढ़ा पाते हैं, तो कितना सक्सेस अचीव करना था, है ना। आप जितना इस ब्रेन का यूज कर पाएंगे उतना ही जिंदगी में ज्यादा अचीव कर पाएंगे। सो हमें ये सीखना होगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम अपना ब्रेन को यूज कर पाए। देखिए, हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए घंटों तक स्पेंड करते हैं। कोई लंबा लिस्ट को लर्न करने के लिए 2 दिन 3 दिन लगा देते हैं। उसके बावजूद क्या होता है, एग्जाम हॉल में जाके 50% भूल जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि हमारा जो मेमोराइज करने का तरीका है वो रंग है। हम अपना ब्रेन को सही से यूज नहीं कर पा रहे। हम इसको पढ़ तो रहे हैं, बट वो हमारा ब्रेन में रिकॉर्ड नहीं हो रहे, हमारा मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं हो रहे। तो हमें कुछ टेक्निक सीखना होगा जिससे कि हम केवल मात्र एक बार पढ़कर किसी भी चीज को समझ सकते हैं, रिमेम्बर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और वो जब जिस कंडीशन में भी हम रिमेम्बर करना चाहें वो सारी चीज रिमेम्बर हो जाए बिल्कुल करेक्टली, विदाउट एनी एरर। तभी हम आज के दुनिया में compete कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्त। यहाँ आपको सक्सेस होने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो आपको क्रॉस करके दूसरा आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो टेक्निक है मेमोरी टेक्निक, जिसे कहते हैं नेमोनिक्स, ये एक साइंटिफिक मॉडर्न मेमोरी टेक्निक है। मैं इस चीज़ को बहुत दिनों से प्रैक्टिस किया और बहुत लोगों को सिखाया भी, और वो बेनिफिटेड हुए। खास करके स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा एक टूल्स है, मेमोरी टूल्स बोल सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहेंगे, मैं फ्री में सिखाता हूँ, कोई फीस नहीं लगेगा। आप केवल मात्र मेरे वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन इनपुट कीजिए, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी जो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप शक्तिमान हैं, अगर आप अपना अंदर से आप मानते हैं कि आप शक्तिमान हैं, तो वाकई आप एक दिन शक्तिमान बनेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं वीक हूँ, मैं लाचार हूँ, आप कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। आप वीक ही बनता जाएंगे,
आप वीक और ज़्यादा वीक बनते जाएंगे। देखिए, हमारा लाइफ को, हमारा पर्सनालिटी को, हमारा एक्टिविटीज़ को जो ड्राइव करता है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एक इंसान का पर्सनालिटी उनका सबकॉन्शियस माइंड का एक्सप्रेशन है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को आपने अगर ये सिग्नल दे दिया कि मैं वीक हूँ, वो कोशिश करेगा आपको और ज़्यादा वीक बनाने के लिए। और अगर आपने उस सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दिया कि मैं शक्तिमान हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी दुनिया का जितने भी ताकत है वो लगा देगा आपको सक्सेस बनाने के लिए। वो सारे तरीके ढूंढेंगे जिससे कि आप वो काम सफल कर पाएं। तो इसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम। एक छोटा सा एग्जांपल अगर देंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत दुष्ट होता है। माहौल क्या करते हैं, उसका मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक पतला सा रस्सी से उसको बांध के रखता है खोटे में। बच्चा बड़ा होता जाता है, एक दिन वो पूर्ण रूप से हाथी बन जाता है। पर वो हाथी उस रस्सी को तोड़ के कभी नहीं निकाल पाता है, कभी नहीं भाग जाता है। क्यों? चाहे तो छोटा सा एक झटका में उस रस्सी को तोड़ सकता है, पर वो ऐसे नहीं कर पाते हैं। क्यों जानते हैं? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं, वो बचपन से बिलीव करते आए कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता हूं, और उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें यही बताते आते, भाई तू इसको तोड़ के नहीं जा सकता, ये तेरी बस की बात नहीं है। ये है बिलीफ सिस्टम। हमें अपना लिमिट को तोड़ना सीखना होगा। हम अपने आप में एक लिमिट बना लिया कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरा परिवार का ये बैकग्राउंड है, मैं यहाँ आज तक ये सीख कर आया हूँ, मैं आज तक एजुकेशन का ये रिजल्ट अचीव किया हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक पियोन बन सकता हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लर्क बन सकता हूँ। ये लिमिट आपने बना लिया, इसका भी एक बेसिस है, इसका भी एक आपका लॉजिक इसके पीछे है। ऐसे आपका बिलीफ बना आपका एक्सपीरियंस से, आपका ओन लाइफ एक्सपीरियंस से बना है, दूसरे का एक्सपीरियंस से बना हुआ है। पर ये ट्रू नहीं है। इस दुनिया में किसी के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, और इस दुनिया में अचीवमेंट का कोई लिमिट नहीं होता है। दोस्त, अगर ऐसे होता तो वरुण बरनवाल, आप जानते हैं, एक साइकिल रिपेयर करने वाला था, वो IAS है, आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है किसी जगह पे। अंसार शेख, जिसके फादर एक ऑटो रिक्शा पुलर है, गरीब बेचारा पढ़ने के लिए स्कूल का फीस नहीं दे पाते थे, आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, IAS बना है। क्या बताएंगे आप? वो तो सोच सकते थे कि मैं इतना गरीब घर का हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे बन पाऊंगा? या कि भगवान ने उनको अलग से ब्रेन देके भेजा है? ऐसे कुछ भी नहीं। उन्होंने अंदर से सोचा होगा, उन्होंने अंदर से ये विश्वास किया कि मैं एक इंसान हूं, भगवान ने यहाँ पे मुझे भेजा है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम द पार्ट ऑफ द गॉड, मुझ में अनलिमिटेड पावर है, मैं केवल उस पावर को इस्तेमाल करना सीखूंगा। और दोस्त, अगर आप किसी दिन उस अनलिमिटेड पावर को इस्तेमाल किया तो आप कुछ भी कर सकते हो। इस दुनिया का कुछ भी आप हासिल करने में कामयाब होंगे, मैं बता रहा हूं, आप कामयाब होंगे। पर बात वहीं पे आ गया ना कि कैसे आप वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, कैसे आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे, है ना? देखिए, जिस तरह से आपका बिलीफ सिस्टम बना है, धीरे धीरे उसी तरह से धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम को तोड़ना भी होगा। पर बिलीफ सिस्टम को तोड़ने से आपका तो पूरा बिलीफ ही टूट पड़ेगा। मान लो बिलीफ सिस्टम एक छत है और उसका 4 पिलर है, अगर उस पिलर को तोड़ देंगे तो आपका बिलीफ टोटली गिर जाएगा। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, आपका जो फॉल्स पिलर है, बिलीफ का जो फॉल्स पिलर आपने एक एक ईंटा जोड़कर बनाया, वो फॉल्स पिलर को रिप्लेस करना होगा ट्रू पिलर देके। आप आज तक सीख के आए, आप नहीं कर सकते हो, पर आज से आपको ये सीखना होगा, आपको ये मानना होगा, आप कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ऐसे धीरे धीरे एक एक करके ट्रू बिलीफ का पिलर बनाएंगे, फिर तैयार होगा ट्रू बिलीफ सिस्टम। इसका जो डिटेल प्रोसेस है, इसके लिए एक वीडियो हम अपलोड करेंगे थोड़ी दिन में। आप उसमें
जान पाएंगे कैसे हम अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। तो फ्रेंड्स, ये था 5 पॉइंट्स। फाइनली मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आपके अंदर हमेशा एक विन विन सिचुएशन आपका मन में होना चाहिए। आप हमेशा ये सोचें कि हम इसको कर पाए। आप कभी ये मत सोचिए अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं पाया तो, अगर नहीं हुआ तो। नेगेटिविटी को अपने अंदर से पूरा निकाल दीजिए, पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिविटी लाइए। देखिए, आप जो चीज सोचेंगे वो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बनते जाता है। अगर आप अपने अंदर विनिंग का भावना, विजय के भावना ग्रो करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको सपोर्ट करेगा विजय प्राप्त करने के लिए, और फाइनली एक दिन आप अपना सक्सेस को अचीव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा वो सारे पॉइंट्स, जिस पॉइंट्स आपको ये एश्योर करता है कि आपको भी एक गवर्नमेंट जॉब मिले। तो एक एक करके जो पॉइंट्स मैंने बताया इस वीडियो में, उस पॉइंट्स को अगर आप गौर करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपको 100% एक गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में मिलेगा ही मिलेगा। तो आज का वीडियो में आपने जो भी जाना, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, इसका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हम कोशिश करेंगे आपका जो क्वेरीज है उसको जवाब देने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर किसी एक ऐसी टॉपिक में जो आपके लिए होगा 100% कारगर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।